Hello everyone, welcome to SLV Banking Guru. Very good morning to you all. I hope you all are doing fine, fabulous and fantastic. तो आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया बिंदास होंगे, आप सभी का वीकेंड बहुत मस्त रहा होगा ऐसे उम्मीद करते हुए चलिए आज के सेशन को बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। एंड 17 मार्च 2025 में क्या क्या है आइए देखते हैं। बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द सेशन? लेट्स स्टार्ट। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आप बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो तो समझ लीजिए आपने आधा तो कर ही लिया, ठीक है, क्योंकि विश्वास से बहुत सारी चीजें जो हैं वो हल हो जाती हैं, है ना। तो जो मैं बोलती हूँ मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वही वाली बात है कि आपने अगर विश्वास कर लिया खुद के ऊपर तो डेफिनेटली आप लोग आधी जंग जीत जाते हो। चलिए, वेरी फर्स्ट टर्म इज अनकेम्प्ड। अनकेम्प्ड का क्या मतलब होता है? गंदा। गंदा मतलब अनटाइडी, शाबी, स्कर्फी, डर्टी, ठीक है। एंड जितने भी इसमें आप लोगों को ऐसे टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, डिसेबल्ड, ठीक है, मैला, सब कुछ आप इधर लिख दोगे, ठीक है। अगर वो अनटाइडी नहीं है तो वो कैसा होगा? वो टाइडी होगा, क्लीन होगा, नीट होगा, केम्प्ड होगा, ठीक है। तो केम्प्ड बहुत, अनकेम्प्ड या केम्प्ड बहुत सिंपल वर्ड है जिसका मतलब क्या है? केम्प्ड का मतलब है क्लीन, ठीक है। तो अनकेम्प्ड हो जाएगा गंदा। नेक्स्ट पर आते हैं, ये वर्ड अपोजिट है बच्चा, ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट होता है उल्टा, अपोजिट होता है रेलिवेंट, सही, करेक्ट, एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो टर्म्स क्या है? एप्रोप्रिएट है, सुटेबल है, रेलिवेंट है। अगर रेलिवेंट नहीं है, सुटेबल नहीं है, या फिर एप्रोप्रिएट नहीं है तो क्या है? इनएप्रोप्रिएट है। तो क्या है? इनएप्रोप्रिएट है, या एक्स्ट्रानियस है, या इमैटेरियल है, या फिर इम्पर्टिनेंट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स अभी हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को करते चलेंगे। वेरी थर्ड टर्म इज रिसिबल। रिसिबल का क्या मतलब है? जो मजाक का है ना, जो हास्य है, मतलब जिसके ऊपर हंसा जा सकता है। तो कॉमेडिक, कॉमेडिक, कॉमिक है, लाफेबल है। और अगर वो कॉमेडिक नहीं है तो वो सीरियस है, ठीक है। लेम है, सीरियस है, ह्यूमरलेस है, अनएम्यूजिंग है, मतलब एम्यूजिंग नहीं है, ठीक है। तो आप इसके लिए ये भी बोल सकते हो कि ये एम्यूजिंग है, एंटरटेनिंग है, एम्यूजिंग है, एंटरटेनिंग है, थ्रिलिंग है, ठीक है। ये सारे टर्म्स यहाँ आ सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज बॉन होमी। बॉन होमी का क्या मतलब होता है? बॉन होमी का मतलब होता है एकदम खुशमिजाज टाइप का, ठीक है। कैसा? चेयरफुल। कैसा? चेयरफुल। फ्रेंडलीनेस है उसमें, जेनियलिटी है उसमें, कॉन्जिनियलिटी है उसमें, कॉन्विवियलिटी है। तो ये टर्म्स याद करेंगे, कॉन्जिनियलिटी है एंड कॉन्विवियलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज, अगर वो खुशमिजाज नहीं है तो वो कैसा है? एंटीपैथी है, एंटागोनिज्म है, या फिर एनिमोसिटी है, मतलब बड़ा अजीब टाइप का उसका बिहेवियर है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पर। एक्सयूडेड। एक्सयूडेड क्या होता है? एक्सयूडेड होता है एक्सक्यूज। एक्सयूडेड क्या होता है बच्चा? एक्सक्यूज। एक्सक्यूज बनाना, बहाना, ठीक है। अच्छा, ये एक्सयूडेड, ये बहाना वो वाला बहाना नहीं है, एक्सक्यूज वाला बहाना नहीं है। दिस एक्सयूडेड इज गिव ऑफ आउट, या फिर डिस्चार्ज करना, रिलीज करना, कहीं से किसी चीज को जाने देना, ठीक है। तो अगर जाने नहीं दोगे तो रोक लोगे, दैट मीन्स गश करोगे एंड पॉर करोगे, ठीक है। तो किसी चीज में कुछ डालना हो गया पॉर, एंड उससे जाने देना क्या हो गया? एक्सयूडेड, निकलने देना, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज रिवाइल। रिवाइल का क्या मतलब होता है? बुरा भला कहना, मतलब कि इनएप्रोप्रिएट टर्म्स का यूज करना, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट टर्म्स का यूज करना मतलब एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करना, एंग्रीली किसी को इंसल्ट करना, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, कॉन्डेम करना। अगर ये सब नहीं करोगे तो सामने वाले की सराहना करोगे, प्रेज करोगे, एक्लेम करोगे, अपलाउड करोगे एंड कमेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। चलो, नेक्स्ट टर्म इज इनएन। इनएन का क्या मतलब है? इनएन का मतलब है मूर्खतापूर्ण, फुलिश है यार, स्टूपिड है, सिली है, ठीक है। लैक ऑफ कॉमन सेंस है इसमें, जजमेंट नहीं करता किसी भी चीज की, लैक ऑफ जजमेंट है, एब्सर्ड है, बेतुका है, फुलिश है, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? मीनिंगफुल है, सिग्निफिकेंट है और एलोक्वेंट है। लिखते चलेंगे कमेंट सेक्शन में, सो दैट लर्न होता रहेगा। नेक्स्ट टर्म इज अराउज्ड। अराउज्ड का क्या मतलब है? जागो भाई जागो, जागो ग्राहक जागो, वेक वोक अवेकेंट। अदरवाइज ललाबी होता है ना, ललाबी, सुनाना, सोने के लिए लोरी देना, तो वही है। लर्ल्ड, हिप्नोटाइज या फिर मिसमराइज्ड। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं बच्चा। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एरुडाइट। एरुडाइट का क्या मतलब होता है? जहां पर आपको किसी भी चीज की नॉलेज होती है, एरुडाइट होता है नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज, विद्वान, लिटरेट, एजुकेटेड, स्कॉलर,
नेक्स्ट है, अगर आप नहीं किसी चीज पे ध्यान दे रहे हो, नहीं आपको ज्ञान है, तो आप अनएजुकेटेड हो, इलिटरेट हो या फिर इग्नोरेंट हो। नेक्स्ट टर्म इज एम्बेलिश। एम्बेलिश करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज को एनहांस करना, सुशोभित करना, जिसने उसको हिंदी में बोला है, ठीक है। तो उसको अच्छा दिखाना, उसको अच्छा दिखाना, एक्सेगरेट करना, इनहांस करना, एक्सपांड करना। नहीं करोगे, कम करोगे, मिनिमाइज करोगे, अंडरस्टेट करोगे या फिर बिलिटल करोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, ग्लोस ओवर। अब हम लोग फ्रेजल वर्ब्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या है बच्चे? वर्ड्स है हमारे पास। पहला वर्ड है ग्लोस ओवर। ग्लोस ओवर का क्या मतलब होता है? फ्रेजल वर्ब है। पहली बात तो ये याद रखना कि ग्लोस ओवर हमेशा लिखा जाएगा टू अवॉइड डिस्कसिंग समथिंग इन डिटेल और मेक इट सीम लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्लोस ओवर, बस ऊपर ऊपर से बता देना, उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस ना करना। द पॉलिटिशियन ट्राइड टू ग्लोस ओवर द करप्शन स्कैंडल इन हिज स्पीच। उसने केवल ऊपर ऊपर से इसके ऊपर बात की, ठीक है। उसको कम इंपॉर्टेंस देना किसी चीज को। तो ग्लोस ओवर करने का क्या मतलब है? बस बाहर से दिखाना, अंदर से इंपॉर्टेंस ना देना। ओन अप करने का क्या मतलब है? टू कॉन्फेस और एडमिट टू समथिंग, ठीक है। ओन अप मतलब आपने कॉन्फेस कर लिया, आपने एडमिट कर लिया। रील इन का क्या मतलब है? अट्रैक्ट करना या फिर परसुएट करना, किसी को पीछा करना, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी चीज का पीछा करना। नेक्स्ट पर आते हैं बच्चा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सोल्जर ऑन। तो सोल्जर ऑन का क्या मतलब है? परेशानियां होते हुए भी चलते जाना। तो टू कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज, परेशानियां होते हुए भी चलते जाना, रुकना नहीं। वाउच फॉर का क्या मतलब है? टू कंफर्म द ट्रुथ, ठीक है। ट्रुथ को कंफर्म करना और क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्वालिटी या ट्रुथ को कंफर्म करना इज वाउच फॉर। नेक्स्ट पर आते हैं बच्चा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ने हैं हमको। पहला टर्म हमारे पास क्या है? पहला वर्ड है हमारे पास ऑब्स्क्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्फ्यूस्केट का क्या मतलब होता है? टू डेलिब्रेट मेक समथिंग अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। किसी भी चीज को समझना मुश्किल कर देना इज ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्फ्यूस्केट, ठीक है। तो ऑब्फ्यूस्केट हमारा टर्म हो गया किसी चीज को मुश्किल करना। द लॉयर ट्राई टू ऑब्स्क्यूएट द फैक्ट्स टू कंफ्यूज द जूरी, ठीक है। तो उसने फैक्ट्स को इस तरीके से मिसइंटरप्रेट करना स्टार्ट किया कि जूरी कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट टर्म इज एक्सटिरपेट। एक्सटिरपेट क्या होता है बच्चा? टू कंप्लीटली रिमूव और डिस्ट्रॉय समथिंग, कंप्लीटली किसी चीज को खत्म कर देना, समथिंग हार्मफुल। पर वो चीज कैसी है? हार्मफुल है। तो हार्मफुल चीज को कंप्लीटली खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक कैंपेन टू एक्सपीडिएट करप्शन, पूरी तरीके से इसको खत्म करने का लिए एक कैंपेन लॉन्च किया। नेक्स्ट टर्म इज ऑब्स्टिवेरियस। ऑब्स्टिवेरियस का क्या मतलब है? नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। ऐसी भड़की हुई भीड़ हो सकती है। द ऑब्स्टिवेरियस क्राउड रिफ्यूज टू काम डाउन ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। तो ऑब्स्टिवेरियस क्राउड ने मना कर दिया कि हम शांत नहीं होंगे। तो कैसी क्राउड थी? ऑब्स्टिवेरियस क्राउड, ठीक है। भड़की हुई भीड़ जो शोर मचा रही है। एक्सटिरपेट का क्या मतलब होता है? खत्म करना किसी खराब चीज को। ऑब्फ्यूस्केट का क्या मतलब होता है? किसी भी फैक्ट को प्रूव ना होने देना, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का क्या मतलब होता है? आइए देखते हैं। स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू ओबे अथॉरिटी, हम किसी का अथॉरिटी का पालन करने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। द रिकैल्सिट्रेंट स्टूडेंट रिफ्यूज टू फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शन, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फॉलो नहीं करते हैं किसी की अथॉरिटी को, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज परफिडियस। परफिडियस का क्या मतलब है? डिसीटफुल, मतलब डिसीट क्या होता है? धोखा देना। तो दिस इज अनट्रस्टवर्थी। डिसीट करना क्या होता है? धोखा देना। तो ही वॉज बिट्रेड बाय हिज स्पेरिजियस फ्रेंड, कैसा फ्रेंड है उसका? अनट्रस्टवर्थी है, ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके ऊपर। तो वो बिट्रे मतलब उसको धोखा दिया गया ऐसे दोस्त के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चा इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। यहां तक सभी कुछ क्लियर है? अभी रिवाइज भी करते हैं एक बार इसको। पहले पढ़ते हैं हॉब्सन्स चॉइस का क्या मतलब होता है। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई रियल ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप फंस चुके हो। एम्प्लॉयज हैड अ हॉब्सन्स चॉइस एक्सेप्ट द पे कट और लूज देयर जॉब्स। आप फंस चुके हो, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बोलते ना कोई दौराए नहीं है, तो इट्स हॉब्सन्स चॉइस, ठीक है। गेन द अपर हैंड, टू गेट एन एडवांटेज ओवर समवन, किसी का फायदा उठाना इज गेन द अपर हैंड। द स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्ल्स। स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्ल्स का क्या मतलब है?
अ लूमिंग डेंजर और थ्रेट, ठीक है, अ लूमिंग डेंजर और थ्रेट। तो थ्रेट के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, डेंजर के लिए कर सकते हैं स्वॉर्ड ऑफ डैमोक्लेस। नेक्स्ट पर आते हैं, स्टील समवन्स थंडर, ठीक है, किसी का थंडर स्टील करने का क्या मतलब हुआ, किसी चीज का क्रेडिट लेना, किसका क्रेडिट लेना, किसी और के आइडिया का या अचीवमेंट का, ठीक है। किक द कैन डाउन द रोड, किसी काम को पोस्टपोन करना, और ऐसे काम को पोस्टपोन करना जो मुश्किल हो, तो अ डिफिकल्ट इशू, टू पोस्टपोन डीलिंग विद अ डिफिकल्ट इशू। नेक्स्ट पर आते हैं बच्चा, आर्टिकल से पहले एक बार जो कुछ भी हमने पढ़ा लेट्स रिवाइज सो दैट लर्न हो जाए, ठीक है। और ये काम अब हम लोग डेली किया करेंगे कि जो भी हम पढ़ लेते हैं उसको हम रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, हम एक बार और पढ़ा करेंगे सो दैट लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास अनकेम्प्ड, जिसका मतलब होता है अनटाइडी, शैबी, स्कर्फी, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएंगे केम्प्ड, नीट और टाइडी। अपोजिट होता है हमारा एप्रोप्रिएट, सुटेबल, रेलेवेंट। ऑपोजिट होते हैं इसके एक्सट्रेनियस, इमैटेरियल एंड इम्पर्टिनेंट, ठीक है। तो हमने टर्म सीखा अनकेम्प्ड, हमने टर्म सीखा शैबी, स्कर्फी, हमने टर्म सीखा अपोजिट, हमने टर्म सीखा एक्सट्रानियस, इमैटेरियल, इम्पर्टिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज रिसिबल, मतलब जिसके ऊपर आप हंस सकते हो, और बाकी टर्म्स आपके लाफेबल, कॉमेडिक, कॉमिक, और अगर जिस पे हंसोगे नहीं वो ह्यूमरलेस है, लेम है, अनएम्यूजिंग है, एम्यूजमेंट वाला नहीं है। बॉनहोमी का मतलब होता है खुश मिजाज, ठीक है। तो जेनियलिटी, कॉन्जिनियलिटी, कौन आगे लग गया, जेनियलिटी टर्म वही है, जेनियलिटी, ठीक है, खुश मिजाज एंड कॉन्विवियलिटी। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एनिमोसिटी, एंटागोनिज्म एंड एंटीपैथी। चलो, नेक्स्ट टर्म इज एक्सूडेड, गिव ऑफ करना, बहने देना, डिस्चार्ज करना, रिलीज करना। रिवाइल करने का मतलब होता है बुरा भला कहना, क्रिटिसाइज करना, कॉन्डेम करना, कॉन्सेंसर करना। नहीं करोगे तो एक क्लेम करोगे, अप्लाउड करोगे, कमेंट करोगे, प्रेज करोगे, प्रेज करोगे, ठीक है, तारीफ करोगे। इन एन होती है मूर्खता, बुद्धू, सिल्ली, फुलिश, स्टूपिड। अगर कोई सिल्ली, फुलिश, स्टूपिड नहीं है तो वो मीनिंगफुल है, सिग्निफिकेंट है, एलोक्वेंट है। एलोक्वेंट होता है समझदार, ठीक है। इसके बाद टर्म है अराउज्ड, जागो, जागो, ग्राहक जागो वाला है ये, ठीक है। कोई इसमें ऐसा टर्म नहीं है। लर्ल्ड टर्म जो होता है वो लिलाबी से होता है, लोरी देना, सुलाना। एरोडाइट का मतलब होता है एजुकेटेड, लिटरेट, स्कॉलर। एम्बेलिश का मतलब होता है एक्सेगरेटेड, इनहांस करना, एक्सपैंड करना। नेक्स्ट पर आते हैं, चलो, ग्लोस ओवर करने का क्या मतलब होता है, किसी चीज को, किसी डिस्कशन को कम इंपॉर्टेंट दिखाना। ग्लोस ओवर करना, ऊपर ऊपर से बात करना। ऑन अप करना मतलब किसी चीज को कॉन्फेस करना, एडमिट करना। रीलीन करने का मतलब है अट्रैक्ट करना या किसी चीज को परस्यूएट करना। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्जर ऑन। सोल्जर ऑन करने का मतलब है टू कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज, परेशानियां होने के बावजूद चलते जाना, इस सोल्जर ऑन। वाउच फॉर का मतलब है कंफर्म करना द ट्रूथ और क्वालिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज के सत्य को कंफर्म करना इज वाउच फॉर। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी ऐसी सिचुएशन को अनक्लियर करना कि वो समझ में ना आए। एक्सट्रपेट का मतलब होता है किसी खराब चीज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। ऑब्स्टिपेरिस का मतलब होता है कि इतना इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया उसको कंट्रोल करना क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइजी है। रिकैल्स्ट्रेंट होता है स्टबनली किसी चीज को रिफ्यूज करना। परफिडियस होता है डिसीटफुल, मतलब जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते हो। इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमने पढ़ा ऑप्शन चॉइस, जिसमें कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। गेन द अपर हैंड का मतलब है टू गेट एन एडवांटेज ओवर समवन, किसी चीज के ऊपर फायदा उठाना। स्वॉर्ड्स ऑफ डैमोक्लेस का मतलब है एक ऐसा डेंजर या थ्रेट, ठीक है, और भयंकर डेंजर या थ्रेट। स्टील समवन थंडर का मतलब है किसी और के कार्य का क्रेडिट ले लेना। किक द कैन डाउन द रोड का मतलब है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ डील ना करना, उसे पोस्टपोन कर देना। आर्टिकल बोलता है एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रास्ट, अ बुयेंसी इन द रियल इकोनॉमी कुड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म रिलीफ, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रास्ट है, बुयेंसी हो रही है रियल इकोनॉमी में, कुड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म रिलीफ, इससे लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल सकता है। रीड द पैसेज, पैसेज आप लोग पढ़ लेंगे देन विल डिस्कस, ठीक है। करिए, जल्दी से रीड करिए, यू हैव 1 मिनट, प्लीज रीड द पैसेज। स्लाइड चेंज करते जाएंगे, पहले पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद आगे की बात करेंगे।
डन बेटा, नेक्स्ट स्लाइड रीड करिए। नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चा। चलते हैं बेटा आगे। अब समरी आ गई है, ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको रीड करते हैं और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे, समझते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है उसका पूरा मेन कंसर्न क्या है। एवरीवन इज रेडी? चलो शुरू करते हैं। 3 सेट्स ऑफ डेटा, 3 सेट्स दिए गए हैं हम लोगों को कुछ डेटा के, और क्या बोलते हैं, जनवरीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जनवरी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताया गया है, फेब्रवरीज रिटेल इन्फ्लेशन, फेब्रवरी का रिटेल इन्फ्लेशन बताया है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन फेब्रवरी। ठीक है, परफॉर्मेंस बता रहा है म्यूचुअल फंड्स की क्या परफॉर्मेंस है फेब्रवरी में। प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंडियाज रियल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट। अब होता क्या है कि जो भी डेटा हमें दिख रहा है उससे रियल इकोनॉमी में और फाइनेंशियल मार्केट में कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब दोनों चीजें अलग अलग कह रही हैं। दैट इज बोथ कंसर्निंग एंड हर्टनिंग, दोनों ही चीजें कंसर्निंग भी और हर्टनिंग भी है। इन द रियल इकोनॉमी फेब्रवरी 3.61% retail inflation is a 7-month low aided by a steady and welcome fall in food inflation। ठीक है, अब रियल इकोनॉमी में अगर हम लोग देखें तो फेब्रवरी में 3.61 रिटेल इन्फ्लेशन दिखाया गया है। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन होने की वजह से क्या हुआ है, इट्स अ 7-month लो एडेड बाय स्टेडी एंड वेलकम फॉल इन फूड इन्फ्लेशन। बोलता क्या है कि फूड इन्फ्लेशन में गिरावट भी है। चलो भाई आगे देखते हैं। Which had reached a 15-month high of 10.87% last October. February's food inflation, which is a barometer of people spending on monthly grosses, fell to an almost 2-year low 3.75%. This would come as a relief to India's policymakers who had hoped for a spike in consumption demand to buttress the government's full-year GDP growth. What is buttress? Buttress support. Buttress is support. So to support the government's full year GDP growth target of 6.5% for 2025 फाइनेंशियल ईयर। तो भाई चलो ये स्टेक होल्डर्स तो फ्री हो गए कि ठीक है जो इनका टारगेट है वो तो हो जाएगा पूरा। फरवरी में 3.61% रिटेल इन्फ्लेशन हुआ है, is also well within the Reserve Bank of India medium term 4% इन्फ्लेशन। ठीक है, आरबीआई का अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो मीडियम टर्म 4% इन्फ्लेशन टारगेट है
सिग्नलिंग अ प्रोबेबल एल्बेट, ठीक है। तो ये क्या सिग्नल कर रहा है कि एल्बेट क्या होता है? पहली बात तो एल्बेट कंजंक्शन होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि व्हाट इज एल्बेट। एल्बेट इज अ कंजंक्शन, ठीक है। एल्बेट मच नीडेड, ठीक है, हालांकि ये काफी ज्यादा जरूरत है इसकी। तो रेपो रेट कट एट अ टाइम व्हेन देयर हैज बीन अ लिक्विडिटी स्क्वीज इन डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम। तो क्या कहने का मतलब है? कंजंक्शन मच नीडेड, एल्बेट इज अ कंजंक्शन, मच नीडेड रेपो रेट एट अ टाइम व्हेन देयर हैज बीन अ लिक्विडिटी स्क्वीज। लिक्विडिटी स्क्वीज हुआ डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। क्यों हुआ ये स्क्वीज? ठीक है, क्यों हुआ? अच्छा, एल्बेट का मतलब और क्या हो सकता है? हेंस हो सकता है, ठीक है। वरिसम फाइट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, अब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स की फाइट हो रही है। चलो, फॉरेन इन्वेस्टर्स की फाइट हो रही है एज दे हेज अगेंस्ट अ डेप्रिसिएटिंग रुपी, ठीक है। अब इन लोगों की अपनी ही कुछ चीजें चल रही हैं, किसके ऊपर? डेप्रिसिएटिंग रुपी के ऊपर। चलो भाई भाई रुपी की वैल्यू कम होती जा रही है। यूएस प्रोपोज टैरिफ इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। आरबीआई February 7 0.25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट हुआ है, 6.50 से 6.25 हो गया है आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years। 5 साल के बाद ऐसा हुआ है। सिग्नल द सेंट्रल बैंक इंटेंड टू रेज कैपिटल फ्लोज इन रियल इकोनॉमी। सीधी सी बात है, आरबीआई ने ये क्यों किया? सो दैट कैपिटल फ्लोज बढ़े रियल इकोनॉमी के अंदर, टू स्पर इकोनॉमिक एक्टिविटी वाइल कंटिन्यूइंग टू फोकस ऑन इन्फ्लेशन मॉडरेशन, ठीक है। तो इसका फोकस है कि इन्फ्लेशन को मॉडरेट किया जाए एमिड 1.7 ट्रिलियन लिक्विडिटी स्क्वीज इन बैंकिंग सिस्टम ड्यू टू फाइट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आरबीआई ने कंडक्ट किए हैं 2 ट्रांचेस डॉलर रुपी स्वैप ऑक्शन, इन लोगों ने लेकर के आया विद अनदर वन स्लेटेड फॉर लेटर दिस मंथ। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ओवर 2 ट्रिलियन जो है वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंजेक्ट किए जाए, मतलब लाए जाए। वाई? टू एड्रेस लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कंसर्न्स। डिस्पाइट सच कंसर्न्स इन फाइनेंशियल सिस्टम, जनवरी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रिंट जो है वो 8 मंथ हाई ऑब्जर्व किया गया, लगभग 5% पर, अब फ्रॉम दिसंबर 3.55, दिसंबर में 3.55 था। इज अनदर इंडिकेटर ऑफ रेजिलियंस इन रियल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये दूसरा इंडिकेटर है रेजिलियंस का रियल इकोनॉमी के अंदर। क्यों? एज ग्रोथ वाज लेड, क्योंकि ग्रोथ वाज लेड बाय एन इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंस्ट्रक्शन गुड्स। मीनवाइल पैनिक अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैल्पेबल था। पैल्पेबल था मतलब एक तरीके से सबूत था। तो जो पैनिक हम लोगों ने रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर देखा, ये भी एक एविडेंस है फ्रॉम फेब्रुअरीज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रिपोर्टिंग नंबर्स। इनफ्लोज इनटू एमएफ्स plunged 27% with the 4th month of declining stock returns. Retail investors, largely from the salaried middle and upper middle classes, had flocked to stock market post COVID-19. लेकिन फ्रेश सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हम लोगों ने देखे जो कि 44.6 लाख तक पहुंचे, लोएस्ट इन फिस्कल ईयर। देयरफॉर व्हाइल द वॉलेटिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट कुड बी वरीसम, बट टेम्परेरी बात यह है, द बॉयंसी इन रियल इकोनॉमी मेक्स द हिट बेरेबल। चलो आर्टिकल की समरी को पढ़ते हैं। आर्टिकल हाईलाइट करता है कि किस तरीके से इंडिया की रियल इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट के बीच में कॉन्ट्रास्ट चल रहा है रीसेंट डेटा को लेकर के। रिटेल इन्फ्लेशन क्या बोलता है? फरवरी का रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो लगभग 3.61% तक पहुंचा है, 7 मंथ लो, मेनली ड्यू टू डिक्लाइन इन फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन पे में हमें कमी गिरावट दिखाई दी है 3.75% से, जो कि सपोर्ट करता है हाउस होल्ड स्पेंडिंग को और अलाइन करता है आरबीआई को 4% इन्फ्लेशन टारगेट देते हुए। तो इसमें लीड टू रेपो रेट कट, जिसकी वजह से रेपो रेट कट होगा। हमने देखा भी 0.25% से कम हुआ है रेपो रेट। ईजिंग लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स कॉस्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिसकी वजह से लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे ईज किए जाएंगे, ठीक है, किनके द्वारा? फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को कवर करेंगे। आरबीआई ने ऑलरेडी कंडक्ट किया लिक्विडिटी इंजेक्शन थ्रू डॉलर रुपी स्वैप किया इन लोगों ने ऑक्शन में, टू एड्रेस बैंकिंग सिस्टम कंसर्न, जिससे कि इनको बैंकिंग सिस्टम में होने वाली परेशानियों के बारे में पता चल सके। मीनवाइल जनवरी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 5% पहुंचा, जो कि हाईएस्ट 8 महीनों के अंदर, जो शो करता है रेजिलियंस प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के अंदर। हाउएवर फाइनेंशियल मार्केट जो है वो वॉलेटाइल रहती है, म्यूचुअल फंड इनफ्लोज के साथ 27% पे वो प्लंज कर गया, पहुंच गया, ठीक है।
फरवरी में मार्किंग 4th मंथ ऑफ डिक्लाइनिंग स्टॉक रिटर्न्स, रिटेल इन्वेस्टर पर्टिकुलरली जो मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास के हैं ये विड्रॉ कर रहे हैं, लीडिंग टू डिप इन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। मतलब SIPs के अंदर SIPs अपने इन लोगों ने विड्रॉ करनी स्टार्ट कर दिए। भाई मिडिल क्लास लोग और कहाँ जाएंगे? तो डिस्पाइट मार्केट टर्बुलेंस स्ट्रॉन्ग रियल इकोनॉमी हेल्प क्वेश्चन दी इम्पैक्ट। तो बहुत सारी मार्केट टर्बुलेंस होने के बाद भी हमारी रियल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, जो कि कहीं ना कहीं इस इम्पैक्ट को झेल पा रही है। टोन की आर्टिकल की टोन एनालिटिक है, कॉशियस है, क्योंकि भाई जो चीजें हो रही हैं वो हिलाने वाली है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाने वाली दिख रही है। व्हाट इज ओवरऑल आउटलुक प्रेजेंटेड इन आर्टिकल रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट? इकोनॉमी जो है वो डीप क्राइसिस में है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्राइसिस वाला मामला हो चुका है? बताओ। या फिर आपको क्या लग रहा है कि हमारी इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है, रियल इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग है, हालांकि फाइनेंशियल मार्केट हमारी वॉलेटाइल चल रही है? तो ये दोनों बातें तो गलत है, ना तो डीप क्राइसिस में ना हम बूमिंग सिचुएशन में। अब ये वाली बात कि रियल इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग है, जबकि अगर हम देखें तो हमारी फाइनेंशियल मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल चल रही है, बात सही है। आगे देखते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर इज स्टेबल, फाइनेंशियल सेक्टर हमारा स्टेबल चल रहा है, नहीं वॉलेटाइल चल रहा है। रियल इकोनॉमी तो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रही है, दोनों ही जो है वो डिक्लाइनिंग स्टेज में। बिल्कुल गलत है, आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। बताओ कौन सा सेक्टर, विच सेक्टर लेड टू ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन जनवरी? कौन कौन सा जो हमारा सेक्टर है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ा जनवरी में? कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, इनकी तो बात ही नहीं हुई है। कंज्यूमर गुड्स क्यों लेंगे? प्राइमरी, इंटरमीडिएट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, सारे के सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर मूव करते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। What external factors contributed to financial instability in India? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको दिखाई दे रही है? ठीक है, देखो, यूएस टैरिफ इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। एक ही फैक्टर है, यूएस टैरिफ। रेगुलर हम लोग आर्टिकल देख ही रहे हैं, उसमें ट्रम्प की हरकतें हमने देखी हैं, तो यही एक कारण है, ये तो कोई कारण ही नहीं है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर आ जाओ। सिनोनिम बताओ लिक्विडिटी का। सिनोनिम बताना है। क्या सिनोनिम क्या है? लिक्विडिटी है मतलब क्या है? जैसे हम इजीली इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बोले तो कन्वर्टिबिलिटी। क्या हो गया भाई इसको? अच्छा, हाँ, लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? जिसे हम तुरंत बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब कन्वर्टेबिलिटी है। इंसॉल्वेंसी मतलब देने की हालत नहीं है। स्टेग्नेशन मतलब एक ही पॉइंट पे रुके हो। बैंकरप्सी, दिवालिया निकल गया। रिजिडिटी, एक ही पॉइंट पे रुके हो। स्टैग्नेशन और रिजिडिटी एक ही जैसे पॉइंट्स हैं। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। एंटोनियम बताओ इन्फ्लेशन का। सिंपल है बहुत ज्यादा। इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होता है? डिफ्लेशन होता है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आंसर इज ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। आर्टिकल पढ़ो। ओल्ड टाइज न्यू प्रायोरिटीज। समझौते तो पहले के हैं, लेकिन प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। मोदी विजिट टू मॉरिशस फोकस्ड ऑन प्रेजेंट डे इम्पेरेटिव्स। ठीक है, तो अभी जो हमारी जरूरतें हैं उसको देखते हुए मोदी जो है वो मॉरिशस गए हैं। चलो भैया मॉरिशस घूम रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi's visit to Mauritius this week and his meeting with its newly elected Prime Minister Naveen Ramgoolam, okay, marked a decade since his last visit. His trip aimed to strengthen the India-Mauritius strategic partnership. उसके ट्रिप ने एम किया कि वो स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया मॉरिशस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को। पहले आप लोग रीड करिए, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है,
चलो, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए, ट्रेड रिलेशंस को अच्छा करने का इंटेंशन दिखते हुए नेक्स्ट वाला स्लाइड रीड करो। क्विकली रीड करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलें आगे। पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। ठीक है, चलो आ जाओ। स्ट्रैटेजी सीखो, कैसे चीजें करनी है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट होती है मॉरिशस में, एंड हिज मीटिंग विद इट्स इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवीन रामगुलन marked a decade since his last visit. His trip aim to strengthen India-Mauritius strategic partnership. सिंपल सी बात है, उनका एम है कि भैया दोस्ती करते हैं, एंड लॉन्च न्यू इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स। ठीक है, डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स को लॉन्च करते हैं, बढ़ते हैं आगे। वाइल मिस्टर रामगुलम्स प्रीवियस टेन्योर 2005 से 14 ओवरलैप ब्रीफली विद मिस्टर मोदी, द टू लीडर्स हैव मेंटेन्ड क्लोज टाइज, बढ़िया रिलेशंस थे इनके। Even during India's strict COVID-19 lockdown, the Indian government facilitated Rambulan's medical evacuation to India, and acknowledging this support, Mr. Rambulan warmly welcomed Mr. Modi as a guest at Mauritius National Day celebrations, जहाँ पर तो इन्होंने भी पहले बहुत हेल्प की है मोदी जी ने इनकी, तो इसलिए रामगुलन ने इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। और ये लोग मॉरिशस नेशनल्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर वेयर ही वॉज ऑल्सो कन्वर्ट द हाइएस्ट नेशनल अवार्ड, इनको हाइएस्ट नेशनल अवार्ड दिया गया। दो नॉट इंडियाज क्लोजेस्ट जियोग्राफिकल नेबर, हमारे क्लोजेस्ट नेबर तो नहीं है, मॉरिशस रिमेन्स डीपली कनेक्टेड टू इंडिया, बट फिर भी कनेक्टेड रहते हैं इंडिया से। ओवर 70% ऑफ मॉरिशियंस आर ऑफ इंडियन डिसेंट विद इंड्योरिंग कल्चरल टाइज टू इंडिया, कल्चरल टाइज भी हैं इनके। While Mr. Modi's engagements highlighted these shared historical and cultural bonds, and the visit was primarily focused on strategic priorities, India seeks to strengthen its partnership with Mauritius as a key player in Indian Ocean, an African nation, and a link to Global South. As a part of this deepening partnership, the two leaders upgraded their strategic ties. ठीक है, तो जो दो लीडर्स है ना, इन्होंने अपने स्ट्रैटेजिक टाइज को अच्छा किया, एंड कमिटेड टू इंक्रीज डिफेंस कॉपरेशन, और इंक्रीज डिफेंस कॉपरेशन इधर देखने को मिला है। इंडिया ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल मेजर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, इंडिया ने बहुत सारे मेजर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स उनको बताए हैं, दैट इंक्लूड बायलैटरल ट्रेड इन नेशनल करेंसीज, सपोर्ट फॉर अ न्यू मॉरिशस पार्लियामेंट बिल्डिंग, और 487 करोड़ क्रेडिट फैसिलिटी भी ये देने को तैयार है ताकि इनका वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके। दीज प्रोजेक्ट्स बिल्ड अपॉन previous Indian-led development such as an airstrip and jetty in Agilia Islands, Mauritius Metro Rail Project में न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, सब चीजों में ये हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं। द विजिट ऑल्सो कैरिड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, विजिट जो है वो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के लिए भी है। Mr. Ramgulam has expressed a desire to renegotiate Mauritius agreement with the UK regarding sovereignty over Charcoals, ठीक है, and archipelago home to a US military base in Diego Garcia. While India helped
broker the previous deal under Prime Minister प्रविंद कौन है ये, जुगनॉथ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया ने हेल्प की, इंडिया हेल्प ब्रोकर द प्रीवियस डील जो कि अंडर प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनॉथ गवर्नमेंट में हुई है। इट हैज assured मिस्टर रामगुलम ऑफ इट्स फुल सपोर्ट इन वट एवर कोर्स ही चूजेस, जैसे भी उसको सपोर्ट चाहिए वैसे हम सपोर्ट करेंगे। मीनवाइल इंडिया इज ऑल्सो वॉचिंग चाइनाज ग्रोइंग फुटप्रिंट, वो ये भी देख रही है कि इंडिया ये भी देख रहा है कि किस तरीके से चाइना क्या क्या कर रही है। चाइना की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉरिशस के साथ इंक्लूड्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल ट्रेड भी है जो कि 1.1 बिलियन का है, डबल दैट ऑफ इंडिया मॉरिशस ट्रेड एट 554 मिलियन, ठीक है। तो इंडिया ने 554 मिलियन लिया है, लगभग डबल ले रहा है चाइना 1.1 बिलियन का। With NLA Navy's increased presence in Indian Ocean, Mr. मोदी ने अनाउंस किया महासागर डॉक्ट्राइन is significant at a time when shifting US foreign policy threatens the international rules based order, disrupts trade वगैरह को जो US foreign policy सब खराब कर रही है और रिस्क ले रही है into rigid spheres of influence। Mr. मोदी विजिट करते हैं, has underscored India's commitment to strengthening regional ties and reinforcing partnership ट्रस्टेड फ्रेंड्स। उसने बोला कि ठीक है जो भी हमारे ट्रस्टेड फ्रेंड्स हम उनके साथ काम करेंगे। तो इसमें से कौन सा की ऑब्जेक्टिव था मोदी जी का विजिट करने का, बताओ क्यों घूम के आए हैं ये इतना पैसा लगा के मॉरिशस। चलिए डिस्कस करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग वर की ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम मोदी विजिट टू मॉरिशस। क्यों गए हैं ये, स्ट्रेंथनिंग इंडिया मॉरिशस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, क्या ये अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हाँ। क्या ये डिफेंस कॉर्पोरेशन वाला एरिया भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, हाँ। ये तो रहे सब कुछ करते हैं स्ट्रॉन्ग, है ना। देखते हैं, नेगोशिएटिंग अ ट्रेड डील विद चाइना, चाइना से नहीं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो है ही नहीं कोई, तो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब आंसर कम्स ऑप्शन पे, ठीक है। चलो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से गए हैं, व्हाट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस मॉरिशस ने फेस किए हैं रिगार्डिंग शैकोस आर्चिपेलागो। मॉरिशस वांट्स टू रिनेगोशिएट इट्स सॉवरेनिटी एग्रीमेंट विद यूके, क्या वो उनके साथ चीज़ों को सेटल करना चाहता है यूके के साथ, हाँ करना चाहता है, पढ़ा था हमने। यूएस हैज अ मिलिट्री बेस इन, यस। चाइना has claimed parts of Shakos, no. India is trying to mediate in a resolution, नहीं, वो इनके झगड़ों में नहीं फंसने गए हम सीधा अपना काम करने गए हैं फिलहाल तो, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव अहेड। Which of following initiative were announced during PM मोदी visit? न्यू मॉरिशस पार्लियामेंट बिल्डिंग, बोला हाँ, बोला भाई, बोला पार्लियामेंट बिल्डिंग बनवा रहे हैं, उनकी बनवा रहे हैं। 487 करोड़ क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कोलैबोरेशन की बात नहीं, बायलैटरल ट्रेड हो रहा है नेशनल करेंसीज में, ठीक है। 1, 2 एंड 4 मतलब आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। इंडिया ऑल्सो अनाउंस्ड मेजर इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, जिसमें 487 करोड़ क्रेडिट फैसिलिटी है फॉर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बायलैटरल ट्रेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट किया मॉरिशस, एम टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक टाइज। अच्छा ये रीअरेंजमेंट है बेटा, रीअरेंजमेंट है, तो दिस इज योर होमवर्क, रीअरेंजमेंट इज योर होमवर्क, इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, आई एम लिविंग द स्क्रीन फॉर यू, आप लोग इसे होमवर्क में करोगे, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क नहीं मिला था ना पिछली क्लास में, आज डबल होमवर्क मिलेगा, एक तो ये करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं।
अच्छा, डिस्क्रिप्टिव क्या बोल रहा है इसका ढूंढते हैं, क्या है कंसर्न। टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन दो एसेंशियल पिलर्स हैं जो कि एक स्टूडेंट के एकेडमिक सक्सेस को और पर्सनल ग्रोथ को इन्हांस करते हैं। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो जगल करते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, स्टडीज हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। विदाउट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है चीज़ों में बैलेंस करना एंड गोल लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाना। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि वो प्रायोरिटाइज कर सके अपने टास्क को, रियलिस्टिक गोल्स को सेट कर सके एंड लास्ट मिनट स्ट्रेस से बच सके। तो बाय क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान एंड एडरिंग टू डेडलाइंस, अगर हम अपनी डेडलाइंस पर एडर्ड रहेंगे, दैट मीन्स स्ट्रिक्ट रहेंगे, दे कैन इन्हांस प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी एंड हम रिटेन कर पाएंगे अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन याद रहेगी, हम भूलेंगे नहीं बेसिकली चीज़ों को, राइट। आगे क्या बोलता है, अच्छा टाइम मैनेजमेंट प्रिवेंट करता है प्रोकास्टिनेशन को, इंश्योरिंग दैट असाइनमेंट्स एंड एग्जाम प्रिपरेशंस आर कंप्लीटेड ऑन टाइम, चीज़ें डिले नहीं होंगी, सब कुछ ऑन टाइम होगा। सिमिलरली डिसिप्लिन जो है वो सेल्फ कंट्रोल और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है। एक डिसिप्लिन स्टूडेंट फॉलो करता है डेली रूटीन को, फोकस रहता है अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के, डिस्ट्रैक्शन से बचता है, तो फोस्टर करता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबल होता है अपने एक्शंस के लिए। एंड डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कैरेक्टर को बिल्ड करने में, स्टूडेंट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, रेजिलियंस को, एंड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक यहाँ पे मेंटेन हो पाता है। इन कंक्लूजन अगर हम देखें, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। बाय मास्टरिंग दीज क्वालिटीज स्टूडेंट्स जो है अपनी न केवल एकेडमिक बल्कि और भी हैबिट्स को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। प्रिसाइज क्या बोलता है इसी के ऊपर है, आप लोगों ने लिखना है इसको, ठीक है, रीड करना है, लिखना है। रीड करते हैं, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी किसी भी स्टूडेंट की एकेडमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट में। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बच्चों को हेल्प करता है कि वो प्रायोरिटाइज कर सकें चीज़ों को, लास्ट मिनट पे स्ट्रेस ना हो, बेटर प्रोडक्टिविटी हो, जैसे आप लोग डेली पढ़ रहे हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा। डिसिप्लिन ऑन अदर हैंड इंस्टिल्स सेल्फ कंट्रोल, हमारे अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं तो सेल्फ कंट्रोल रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बच्चे फोकस रहेंगे, कमिटेड रहेंगे। तो ये सारी क्वालिटीज मिलकर के हमें बैलेंस बनाने में मदद करती हैं एंड पर्सनल लाइफ हमारी अच्छी रहती है, डिस्ट्रैक्शन और प्रोक्रास्टिनेशंस नहीं होते हैं, हम लोग टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन अच्छा रख पाते हैं एंड स्टूडेंट जो होता है वो अपने फ्यूचर चैलेंजेस के लिए भी तैयार होता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आगे चलते हैं। तो ये आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट वन इज प्लीज राइट एन ईमेल वाई, अपने एम्प्लॉयज को बताओ कि वर्क टाइमिंग्स में कुछ बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक ईमेल लिखना, आओ लिखते हैं। जिसको ईमेल लिखना है उसका मेल एड्रेस डालिए, सीसी बीसीसी में सबको ऐड कर दीजिए। सब्जेक्ट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट अपडेट है, वर्क टाइमिंग्स में बदलाव है, क्या बदलाव है, जो भी आपके डियर जो भी आपकी टीम है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका यहाँ पे आप नेम मेंशन करोगे, है ना। टीम लिख दो या ऑल एम्प्लॉयज इस तरीके से लिख दो, क्योंकि नाम तो आप सीसी बीसीसी में लिख दो, ऐसे सबका नाम कहाँ लिखते फिरोगे। I hope this email finds you well. I would like to inform you about a change in official work timings. जो भी जब से भी वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो सब लिख दो। दिस एडजस्टमेंट क्यों हुई है, रीजन बता दो, बिजनेस की नीड है, वर्क लाइफ बैलेंस करनी है, या जो कुछ भी है। ठीक है, वी काइंडली रिक्वेस्ट ऑल एम्प्लॉयज टू एदर टू रिवाइज शेड्यूल, भाई इतनी तारीख से आप लोगों ने इस टाइमिंग पर आना है एंड शुड हैव एनी क्वेश्चन, जो भी आपके कोई भी डाउट वगैरह है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। चलो आ जाओ भाई, कॉपरेशन सपोर्ट के लिए धन्यवाद कर दो उनका। ठीक है, अब ये क्या है, मैच द कॉलम है, करो मैचिंग, करो जल्दी से मैचिंग करो फटाफट। बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है, किसी मुसीबत वाली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, है ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकंड, स्पिल द बीन्स, सब कुछ बता दिया, है ना, सबका रिवील कर दिया, तो रिवील अ सीक्रेट। थर्ड पे आ जाओ, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, आने दो कैट को बाहर। तो ये वाला तो ये वाला तो ये वाला तो ये वाला मुझे गड़बड़ लग रहा है, चलो देखते हैं, एक मिनट एक बार देखते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, वन द मिडनाइट ऑयल, इसका तो ई होगा, फिफ्थ का ई, फोर्थ हिट द नेल ऑन द हेड, ये तो हम लोग जानते हैं, टू डिस्क्राइब समथिंग एग्जैक्टली और एक्यूरेटली।
तो टू टेक अ रिस्क डिस्पाइट नोइंग कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब रिस्क ले लो हालांकि आपको पता है क्या परेशानी होने वाली है। तो थर्ड का सी एंड फोर्थ का डी, ठीक है। मतलब ये सीधे सीधे ही दे रखे हैं, ये भी सीधा ही है, बस ऊपर वाला ही इंटरचेंज दे रखा था, बाकी सब सीधा सीधा है। चलो आ जाओ आगे। ओके, ये होमवर्क है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को कल तो होमवर्क दिया ही नहीं था, तो कल होमवर्क दिया नहीं था तो फिर वो डिस्कस कैसे होना है, ठीक है ना। तो ये आज आप लोगों का होमवर्क है, एक ये होमवर्क दिया, एक मैंने आपको PQRS होमवर्क में दिया। बाकी इवनिंग में जो हमारी क्लास है वो तो चलेगी मेंस वाली, कितने बजे, 7 बजे, और मिलते हैं ठीक 7 बजे शाम को। और वो कैब का शो आज से या कल से मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को मिलने लगेगा, ठीक है। तो वो कैब शो भी आज या कल से मिलने लगेगा, शाम को 7 बजे आप लोगों की मेंस की क्लास होगी जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं शाम में 7 बजे। टिल देन टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद। अच्छा पूरा नहीं बोला भाई आज मैंने जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।